औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स अस्सलामु अलैकुम। वीवर्स, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल रावलपिंडी इस्लामाबाद से। वीवर्स, कल सुबह यानी कि गुजरा हुआ जो कल था, तो सबसे पहले मैं उठा ही था तो मैंने वीलॉग अपना बनाया नमाज पढ़ने के बाद फजर की, अरशद शरीफ शहीद के बारे में। और ख़बर मुझे उसी वक्त पता लगी थी जब मैं नमाज के लिए उठा तो मुझे फ़ोन आया और फ़ोन की घंटी के बाद मेरा दिमाग जो था वो जगह पर नहीं रहा। और स्टिल आज मैं थोड़ा शौक से बाहर आया हूँ, क्योंकि बहुत ही नफीस किस्म का इंसान और बहुत ही काबिल किस्म का इंसान जो था वो पाकिस्तान के कुछ गद्दारों ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। ये भी ना सोचा कि उसके पीछे उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। लेकिन आज मैं सिर्फ और सिर्फ बात अरशद शरीफ साहब पे करूँगा कि हर कोई यानी कि कल से आप सोशल मीडिया उठाकर देख लें, यूट्यूब उठाकर देख लें, उसके अंदर अब वो जो कातिल होंगे ना वो भी भेस बदल कर अपने आप को पेश कर रहे हैं। मतलब मरियम औरंगज़ेब और मैं सीधी तौर पे बात करूँगा इम्पोर्टेड हुकूमत के क्राइम मिनिस्टर के बारे में। अच्छा, मैंने अपने उस वीलॉग के अंदर जो मैंने अरशद शरीफ साहब के बारे में वीलॉग किया था उसके अंदर मैंने बाकायदा ये कहा था कि क्राइम मिनिस्टर जो है पाकिस्तान का और सुप्रीम कोर्ट को मैंने कहा था कि एक्शन लें। लेकिन आज मैं बात ही टोटल ये करूँगा कि पूरा सोशल मीडिया ये तमाम भरा हुआ है कि जनाब अरशद शरीफ को किसने मारा, क्यों मारा, किस तरह मारा। बात यह है कि इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि अरशद शरीफ को इम्पोर्टेड हुकूमत ने कत्ल करवाया है। और उसके अंदर हमारे ये जितने भी सरकर्दा रहनुमा है, ये जो इस टाइम कह रहे हैं हम उनकी मैयत लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारे के सारे झूठ बोल रहे हैं। मैयत जो है, जो जर्नलिस्ट है, मतलब इमरान रियाज है, समी इब्राहिम है और ये मोहित पीरजादा हैं, इस तरह के ये जो 5-6 बड़े बड़े पाकिस्तान के नाम हैं, इन्होंने अपना ज़ाती असर वसूख इस्तेमाल करके, और मसूद साहब तो गालिबन खुद बजाते खुद कीनिया की कल उनकी फ़्लाइट थी और वो कीनिया चले गए और वो ये सारा कुछ मकसूद साहब कर रहे हैं। तो बात ये है कि अरशद शरीफ को किसने मारा, ये जो आजकल वो जो ट्रेंड चलाया जा रहा है, ये ट्रेंड, और इसके अंदर हमारे बड़े बड़े सहाफ़ी जो हैं वो मतलब इधर उधर की हाँक रहे हैं, जिसके अंदर हमारे वो लोग भी जिनको हम बहुत अच्छा समझते हैं, नाम नहीं ले रहे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इम्पोर्टेड हुकूमत इसके अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व है। क्योंकि अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ने पर जिस टाइम वो पाकिस्तान की पहली मतलब पाकिस्तान से वो बाहर गए थे, उस वक़्त साबिर शाकिर ने बाकायदा उनका वीलॉग आया था कि अरशद शरीफ मुल्क छोड़ गए क्योंकि यहाँ पे उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। और ज़िंदगी को ख़तरा किसने बनाया हुआ था, ये एक सोचने की बात है। और सोचने की क्या बात है कि सरेआम नज़र आ रहा था कि पहले उनको इन्हीं सहाफ़ियों को, इन्हीं एंकर्स को टीवी पे बैन किया गया, एयरवाई से हटाया गया, फलाने से हटाया गया, लेकिन उनकी ज़ुबान नहीं बंद की जा सकी। और जब ज़ुबान नहीं बंद की जा सकी तो मजबूरन उन्होंने यानी कि जिस तरीके से इमरान रियाज को उठाया, समी इब्राहिम पे हमला कराया, साबिर शाकिर स्टिल अभी तक मुल्क से बाहर है। तो इस चीज़ को देखते हुए अरशद शरीफ साहब ने फिर वो पीटीआई का जो रहनुमा है गिल साहब, उनको उठाया, उन पर तशद्दुद किया, फिर अदालतें इनके साथ मिली हुई, यानी कि जो ज़ेबा चौधरी टाइप की जो अदालतें और जो जजेस हैं ये इनके साथ मिले हुए हैं। क्योंकि ज़ाहिर बात है उन्होंने नौकरियां करनी है, उन्होंने आगे तरक्कियां लेनी है, तो उनको तो यही नज़र आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने इस किस्म के फैसले दिए। और इमरान खान के ऊपर कितनी FIR कट गई। लेकिन मैं यहाँ पे अपनी मोअज़्ज़िज़ अदलिया से बात करता हूँ कि इनको ये चीज़ें बिल्कुल नज़र नहीं आ रही हैं। आप आखिर किस बाग की मूली हैं, या हमारी अदालतें किस बाग की मूली हैं कि एक सहाफ़ी को दिन दहाड़े से मेरा मुराद है कि ऐसे हालात के अंदर कि जब वो मुल्क छोड़कर जा रहा है और उसको फिर वो पहले लंदन जाता है, लंदन से वो जनाब दुबई आता है, फिर दुबई से उसको एक तरीके से रहने ही नहीं दिया जाता और दुबई छोड़ने पे मजबूर कर दिया जाता है। तो दुबई के शेखों के साथ किनके ताल्लुकात हैं, कतर के शेखों के साथ किनके ताल्लुकात हैं,
सऊदी अरब के शेखों के साथ किन के ताल्लुकात हैं? इन्हीं के ताल्लुकात हैं ना। इन्होंने ही अपनी वो जो ऊँटों के ऊपर लाद के जो फैक्ट्रियाँ दुबई से फलानी जगह होती रहेंगी, यही लोग हैं ना जनाब। कतर से दुबई, और फिर कभी कतरी खत आ जाता है, कभी क्या आ जाता है, इन्हीं लोगों की। मैं यहाँ पे आपको एक बात बताऊं कि अरशद शरीफ साहब एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहे थे जिसके अंदर ये शरीफ खानदान को बिल्कुल नंगा कर दिया जाता। और ये मैं आपको बताऊं कि कीनिया के अंदर जो वो गए थे, तो खैर कीनिया तो वो बड़ी मजबूरी के आलम में गए क्योंकि जब उनको दुबई से निकाला जाए, लेकिन एक बावसूख ज़राए से मालूम हुआ है कि कीनिया के अंदर शरीफ खानदान के बहुत बड़े चाय के बागात इनकी ज़ाती मिल्कियत हैं, चाय की पत्ती के बागात। और वो एक पक्के प्रूफ के साथ वो आहिस्ता आहिस्ता आगे चल रहे थे। उससे पहले भी वो तमाम पनामा केस को वो किस तरीके से उजागर करके कौम के सामने लेकर आए थे, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक ये मजबूर हो गया था, और JIT को भी जब ये हकीकतें पता लगी और काफ़ी चीज़ें जो थी वो इन्वेस्टिगेशन जो थी वो अरशद शरीफ से उठाई गई थी कि वाकई ये चीज़ है, और वो बाद में सच साबित हुई। तो बला का ज़हीन इन्वेस्टिगेटर था, और उसने जब ये कीनिया के अंदर इनके बागात तक का पता लगा लिया, तो उसके बाद इम्पोर्टेड्स ने, इसी क्राइम मिनिस्टर ने, इसी मरियम नवाज ने, इसी मरियम औरंगजेब ने, इसी जनाब राना सनाउल्लाह ने, इसी नवाज शरीफ ने, इसी के बेटे बबलू डब्लू ने, इन्हीं के लोगों ने उधर पुलिस को खिला पिला के ये मरवा दिया हमारे एक अजीम सपूत को, पाकिस्तान के एक अजीम फर्जंद को। और किस तरीके से मरवाया, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। मेरा बजाते खुद मैं फौज से रिटायर्ड हूँ, और मुझे इन चीज़ों का बड़ा करीब क्लोजली पता है। इसके अंदर अगर कोई ये कहे कि जनाब फौज इसमें इन्वॉल्व है, तो फौज इसमें इन्वॉल्व नहीं है, इसके अंदर ये इम्पोर्टेड इन्वॉल्व है। मैं यहाँ पे बिल्कुल ये खुल के बात बता रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट इस्टेब्लिशमेंट इस्टेब्लिशमेंट, जनरल बाजवा, ये वो सारे नाम ले लिए जाते हैं, लेकिन इसके अंदर फौज का एक आला अफसर से लेके एक सिपाही तक कोई भी इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि इसके अंदर इम्पोर्टेड इन्वॉल्व है। और इसका आपने देख लिया होगा कि वो जो एक कॉन्फ्रेंस के अंदर जो बिलावल भुट्टो के होते हुए जो नारे बजे फौज के बारे में, यानी कि ये एक चीज़ को चेंज करना चाहते हैं। ये जो इम्पोर्टेड्स हैं, ये अपना जितना भी गंद और मलबा है, ये जो इन्होंने डॉलर अमेरिका से लेके जो रिज्यूम चेंज किया था, उसके अंदर बेशक जनरल बाजवा साहब भी शामिल हैं, अदालतें भी शामिल हैं, सब शामिल हैं, लेकिन पैसा तो इन्होंने लिया था। अब वो जो है सारा का सारा गंद फौज के ऊपर डालना चाहते हैं, जो ये कामयाब नहीं हो रहे किसी भी तरीके से। होता क्या है, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि अगर किसी नाके पे गाड़ी को रोकने का इशारा किया जाए और गाड़ी ना रुके, तो उसके टायरों को ब्रेस्ट किया जाता है। टायरों, अरशद शरीफ साहब के गोली जो है वो लेफ्ट साइड से लगी है और राइट साइड से ऊपर से निकली है। इसका मतलब है कि उनको साइड से गोली मारी गई है। अगर सामने से गोली मारी जाती, जो बाद में शो किया जा रहा है कि गाड़ी को रोकने के लिए सामने से, अगर सामने से गोली मारते तो उनके चेहरे पे लगती या सीने पे लगती, लेकिन ये गोली यहां से लगी है। तो आप इससे अंदाजा लगा लें, ये एक प्री प्लान किस्म का। और वो वीडियो भी आपने देख ली होगी कि एक सुनसान सड़क है, सुनसान सड़क के ऊपर नाके का क्या काम था। चले अगर ये पुलिस की बात मान लेते हैं, कीनिया पुलिस की, कीनिया पुलिस के अंदर भी लोग कोई मक्के मदीने से नहीं आए हुए, यही इसी तरह के लोग हैं। और पैसा जो है, कीनिया जैसे गरीब मुल्कों, इन्होंने इम्पोर्टेड ने, इनके पास हराम का पैसा है बेनता, और हराम का भी किधर है, अवाम का पैसा है बेनता। अपने लिए तो ये पैनाडॉल की गोली नहीं खरीदते, लेकिन जनाब जब वजीर आजम, वजीर आला, वजीर खारजा, वजीर फलाना बन जाए तो ये हवाई जहाज़ों में उठते हैं। मुझे बताएं ना कि 4 साल इमरान खान की हुकूमत थी तो मरियम औरंगजेब ने कितने उम्रे किए, लेकिन जो इम्पोर्टेड्स की गवर्नमेंट आई तो बाकायदा पूरे प्रोटोकॉल से ना महरूम के बगैर ही उम्रे पे चली गई। तो बात यह हैगी कि उसको प्री प्लान ब्लडी कोल्ड मर्डर किया गया उसका, अरशद शरीफ का। और किस तरीके से किया गया कि उनकी पुलिस को पैसा दिलाया। और ये जो गोली यहां पर लगी है, ये किसी पुलिस वाले की गोली मुझे नहीं लगती, ये ऐसे शार्प शूटर की लगती है कि जिसका निशाना खता नहीं जाता, जिसको स्नैपर बोलते हैं हम लोग अपनी जुबान में। ये स्नैपर का फायर किया हुआ है, और जो गाड़ी की हालत बताती है वो भी यही बताती है कि ये प्लांटेड ऑफ स्नैपर। और पहली गोली लगने के बाद फिर इन्होंने ब्रेस्ट मारे होंगे, 7 गोलियां उनके जिस्म के अंदर एक उसके मुताबिक वस्तु हुई है। तो बात यह है कि इम्पोर्टेड्स ने अपना काम कर दिया और अब मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं।
अवाम इस चीज़ को ज़रूर समझे। और मैं तो ये हैरान हूँ कि ये मरियम औरंगज़ेब जब उधर गई थी तो लोगों ने इसके ऊपर लान तान क्यों नहीं किया जब उसके घर गई है। बेशक वो शौक के अंदर है, लेकिन मैं आपको बताऊं अरशद शरीफ की फैमिली से मुझे दिली हमदर्दी है, और हमदर्दी के अलावा हम क्या कर सकते हैं। हमारे मुल्क के ऊपर रिज्यूम चेंज एक ऐसी लानत हुई और उसके अंदर हमें इन चोरों उचक्कों डाकुओं के सामने डाल दिया। किसने डाल दिया? हमारे आर्मी चीफ ने डाल दिया, हमारी इन अदालतों ने डाल दिया। और हम क्या कर सकते हैं मुझे बताएं कि जनाब, अब सारे कह रहे हैं कि जनाब हम अरशद शरीफ के गम में बराबर है। किस तरह का गम में बराबर है शरीफ? क्या उसको जिंदा कर सकते हो? उसकी बीवी को उसका शोहर ला के दे सकते हो? उसके बच्चों को उसका बाप ला कर दे सकते हो? नहीं ला कर दे सकते हो। तस्वे बहाए जाएंगे और उसके बाद जनाब कुछ भी नहीं होगा। ओ जी हम रहती दुनिया तक याद रहेगा और ये रहेगा और क्या रहेगा याद, क्या याद रहेगा जब वो बंदा मनो मिट्टी के तले चला जाएगा जुमेरात के दिन 2-2:30 बजे। उसके बाद हर एक ने अपने अपने घर की राह लेनी है और बस खत्म। यहाँ पे मैं इमरान खान साहब को कहूँगा कि इमरान खान एक सहाफ़ी आपकी इस चीज़ के ऊपर कुर्बान हो गया, ये याद रखें। आपके लिए वो सच बोलता रहा है, आपको वो सादिक और अमीन साबित करता रहा है, और इन चोरों डकैतों को नंगा करता रहा है और इनसे दुश्मनी उसने मोल ली है। तो अब आपका काम है, पंजाब में आपकी हुकूमत है, KPK में आपकी हुकूमत है, आज़ाद कश्मीर में आपकी हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आपकी हुकूमत है, कोयटा के बलोचिस्तान के अंदर आप कोलिशन गवर्नमेंट है, सेनेट के अंदर आपकी अक्सरियत है। उसके बाद ये चोर डाकू डकैत कैसे फिर रहे हैं? कैसे फिर रहे हैं? अगर आप लोगों के ऊपर FIR हो सकती हैं तो इन लोगों पे क्यों नहीं हो सकती? इसलिए इमरान खान साहब अब सियासत छोड़ें, बिल्कुल ये सियासत खेलना छोड़ दें और मुजरिमों का कैफे किरदार तक पहुंचाएं। धरना पहले भी हम लोगों ने आपका साथ दिया है 200-250 दिन, अब भी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इन लोगों को इनके किरदार तक, कैफे किरदार तक इनके पहुंचाएं, इनको उस जगह तक पहुंचाएं जहां के ऊपर इनको पहुंचना चाहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ तमाम देखने वाले सुनने वालों को। अल्लाह हाफिज़। और आखिर में वही नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।